तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। नाम घसीटा तो मेरा नाम जवान सिंह है। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में दो अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। एक तो जब से NA-75 का इलेक्शन हुआ उस दिन से पिछले 3-4 दिन से पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इंतहाई गर्मा गर्मी, इंतहाई हंगामा खेजी, बल्कि एक सियासी तूफान का शिकार है, एक सियासी सुनामी का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिस तरह का डस्का में NA-75 पे मुकाबला हुआ, सबसे पहले तो बहुत अफसोस था कि वहां पे 2 कारकुनान की शहादत हुई और एक कारकुन जो है वो जख्मी हो गया। ये सबसे अफसोसनाक मामला रहा और कौन इसका जिम्मेदार है इसका भी तायुन होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इंतखाबी शफाफियत पे गहरे और बड़े संजीदा और बड़े पेचीदा सवाल उठे कि 20 पोलिंग स्टेशंस, ठीक ठाक रिजल्ट आ रहा था तमाम दिन, आखिर में 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ही अगवा हो गए और वो कोई 12-13 घंटे अगवा रहे, गायब रहे। उन्होंने ये कहा कि ये धुंध की वजह से हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन बहरहाल मामला बड़ा संगीन है और बड़ी गहरी इंक्वायरी इस मामले की होनी चाहिए। अब जो वो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं उनके जो नताइज सामने आए हैं उन नताइज में भी रद्द-बदल है। इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है, इलेक्शन कमीशन की एक इनिशियल रिपोर्ट तैयार हो गई है जो कि डिप्टी RO ने तैयार की है और कल इलेक्शन कमीशन इस NA-75 के केस की समाअत कर रहा है कि क्या पूरे के पूरे इस हल्के में इलेक्शन दोबारा होना चाहिए या सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस पे होना चाहिए। लेकिन जो बुनियादी सवालात हैं, एक तो ये कि वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वो कहाँ गए, वो 13 घंटे कहाँ रहे, क्या उन्हें वाकई किसी ने अगवा किया और किसने अगवा किया। और जो पूरी हुकूमती सरकारी इंतजामी मशीनरी थी, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन क्यों ना किया। इलेक्शन कमीशन बार बार फोन करता रहा लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। ये बड़े बुनियादी सवालात हैं जिनका इंक्वायरी में जवाब आना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर ना सिर्फ इस जिमनी इलेक्शन की शफाफियत बल्कि 2.5 साल बाद जो आम इंतखाबात होने हैं उनकी शफाफियत के हवाले से भी संजीदा संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। दूसरा अहम मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि कराची में सिंध में जिमनी इलेक्शन हुआ था, वहां पर जो सिंध के अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख इस वक्त गिरफ्तार हैं। उनकी ट्रीटमेंट कैसे हो रही है, क्या उन पे तशद्दुद किया गया, क्या उनके कमरे में किसी ने सांप छोड़ा ताकि खुदा ना खास्ता हलीम आदिल शेख को मारा जा सके। ये एक नई बोन ऑफ कंटेंशन, एक नया तनाज़ा सिंध हुकूमत और विफाकी हुकूमत के दरमियान खड़ा हो गया है। विफाक इस मामले पे लेके IG सिंध को तब्दील करवाना चाहती है। तो ये दो बड़े गहरे अहम मामलात, एक पंजाब और विफाक और एक सिंध और विफाक, इनके दरमियान हंगामा आराई के पैदा हो गए हैं। तो इन्हीं दोनों मामलात पे आज हम प्रोग्राम में सवालात उठाएंगे। मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं नौजवान रहनुमा हैं, बड़े दबंग, बड़े सरकर्दा रहनुमा है और NA-75 की PTI के लिए कैंपेन चलाई है इन्होंने। वज़ीर आज़म के अभी भी मुआविन खुसूसी हैं उस्मान डार साहब, क्योंकि ओहदा छोड़ दिया था, शायद अब वापस आ गए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी पॉलिसी साज सरकर्दा रहनुमा हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं राना तनवीर हुसैन साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सरकर्दा मरकज रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं जनाब सईद खनीज साहब। पहले जरा पंजाब और विफाक की बात हो जाए, फिर उसके बाद सिंध व मुकाबला विफाक, उसकी भी बात करते हैं। उस्मान डार साहब, ये जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, कहाँ गायब हो गए। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट लगाई है कि इंतजामिया ने ताउन नहीं किया, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ताउन नहीं किया, आपकी गवर्नमेंट के अंदर जिमनी इलेक्शन की शफाफियत पे, इंतखाबात की शफाफियत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये। देखिए, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज थी वो काफ़ी सख्त प्रेस रिलीज उन्होंने दी। नेक्स्ट डे चूँकि अपोजिशन उस प्रेस रिलीज को उछाल रही थी और उसके ऊपर पूरी सियासत कर रही थी, फिर मैंने राब्ता भी किया और तकरीबन देखें सभी लोग राब्ते में थे। चले मैं कहता हूँ जी कि चीफ सेक्रेटरी, IG, कमिश्नर, RPO, DC, DPO, इनके मोबाइल्स पे कॉल की, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। लेकिन ये तमाम सरकारी अफसरान अपने घरों में, इनके ऑपरेटर्स और इनके पास लैंडलाइंस मौजूद हैं। ठीक।
اور میرا خیال ہے یہ ریکارڈ بھی نکلوایا جا سکتا ہے کس نے کس وقت کس کو فون کیا نہیں کیا یا کیا ہوا. تو میں خیر اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جلد بازی کی, بہت رابطے بھی تھے 2 بجے تک, 3 بجے تک, ایون 4 بجے تک. دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کس میں کی, کیونکہ وہ 13 گھنٹے تک 20 پریزائڈنگ بالکل ایسا نہیں ہے. میں خود وہاں موجود تھا. دیکھیں رات 2-3 بجے تک تو ویسے ہی ریزلٹس آ رہے تھے. یہ اپنے آر او سے پوچھیں, آر او آفس سے کوئی 500 میٹر دوری پہ ایک پولنگ سٹیشن ہے جس کا نتیجہ رات 1:45 بجے آیا. پھر پوچھنے والی بات یہ ہے 20 کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 45 340 337 کے تو آگے تھے. وہ اس لیے دیکھیں نا وہاں نون لیگ جیت گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو 7 والا پولنگ سٹیشن ہے آر او آفس کا, 5 بجے پولنگ کلوز ہوتی ہے, وہ 1:45 بجے رات کو 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد آتا ہے. وہاں نون لیگ جیت جاتی ہے. وہاں تو نون لیگ شور شرابہ نہیں کر رہی کہ یہ 7 والا پولنگ سٹیشن ہے. شور شرابہ نون لیگ نے نہیں کیا, یہ انہوں نے کیا, تو الیکشن کمیشن انہوں نے اٹھایا. انہوں نے ہی 1-2 بجے جب مریم صاحبہ نے اپنی وکٹری ڈکلیئر کر دی, تمام میڈیا چینلز انکلوڈنگ آپ کا میڈیا چینل 1.5 لاکھ ووٹ دکھا کر نون لیگ کی تو وکٹری ڈکلیئر کر بیٹھا تھا. میں تو پہلے میڈیا مالکان کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ اتنی بڑی غیر ذمہ داری کیوں کی گئی. کس بات پہ 1 بجے رات کو چلا دیا گیا نون لیگ جیت گئی ہے, جبکہ ابھی آدھے پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس نہیں آئے تھے. یہ بھی غور طلب بات ہے کہ پی ایم ایل این کا پراپوگنڈا سیل میڈیا کو غلط اعداد و شمار دے رہا تھا, چاہے وہ آپ کے رپورٹر تھے جو لوگ بھی تھے. اس پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے. کیوں میڈیا کے اوپر رات کے 1 بجے تقریباً تمام چینلز پہ پی ایم ایل این کو جتا دیتے ہیں 30,000 ووٹوں سے. 30,000 ووٹوں سے. میں نے بہت سارے چینلز کو فون کیا, میں یہاں خود موجود ہوں, ابھی تو 60,000 2,000 سے آگے پیچھے نتائج جا رہے ہیں. دوسری طرف دیکھیں یہ بھی ناانصافی ہے آپ کے جی اغوا ہو گئے ہیں. کوئی ایک پولنگ 20 پریزائڈنگ آفیسر اغوا نہیں ہوئے. میں وہی اسی بات پہ آ رہا ہوں. ان 20 پریزائڈنگ آفیسرز نے میرے سامنے آ کے بیان دیا آر او کو, جو کہ الیکشن کمیشن کا ہی عملہ ہے. پریزائڈنگ آفیسر کوئی ہمارے پریزائڈنگ آفیسر نہیں ہے, کوئی پی ٹی آئی کے یا پی ایم ایل این کے, وہ نمائندے تھے پولنگ سٹیشنز پر الیکشن کمیشن کے. میرے سامنے آ کے 2-4 نے تو یہ کہا آر او صاحب ہم نے تو آپ کو رزلٹ واٹس ایپ کر دیا تھا, آپ کس رزلٹ کے انتظار میں ہیں. دوسرے نے کہا کہ ریزلٹ واٹس ایپ کرنا ہوتا ہے یا آ کر وہاں پہ ووٹوں کے جو پولنگ بیگز ہوتے ہیں وہ سبمٹ کروانے پڑتے ہیں. رزلٹس آر او کے پاس آئے بھی تھے ان میں سے 20 میں سے, یہ نہیں کہ وہ سارے غائب ہو گئے ہیں. دھند کا کسی نے کہا, کسی نے گاڑیاں جو انہوں نے تعینات کی تھی اس کے مسئلے مسائل بنائے, لیکن ایک غریدہ پریزائڈنگ آفیسر نہیں وہاں میرے سامنے جس نے یہ کہا ہو کہ ہمیں پولیس اغوا کر کے لے گئی, ہمیں پی ٹی آئی والے اغوا کر کے لے گئے, ہمیں پی ٹی آئی کے جو پولنگ ایجنٹس تھے وہ اغوا کر کے لے گئے. لیکن مجھے پریزائڈنگ آفیسرز کی ویڈیو جو ویڈیوز آ رہی ہیں 2 پریزائڈنگ آفیسرز کی وہ تو وزیر آباد کے ہیں, ڈسکا کا تو ہے ہی کوئی نہیں. یہی تو ان کو پتا کوئی نہیں ہے. مریم صاحبہ پہلے انویسٹیگیشن کرتی نہیں ہے. اسی طرح تات آرڈر کا انہوں نے کہا اغوا ہو گیا ڈسکا میں, پتا چلا وہ تو وزیر آباد میں ہے. میرا مطلب ہے یہ جھوٹ پہ جھوٹ, پراپوگنڈا پہ. لیکن یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جن 20 پولنگ سٹیشنز کے نتائج نہیں ملے, الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں واٹس ایپ پہ آ گئے تھے, اس نے کہا جن کے نہیں ملے ان کے نتائج میں رد و بدل کا خدشہ ہے. اگر آپ کے پروگرام میں میاں جویل لطیف صاحب یا احسن اقبال صاحب یا عطا تارڑ, عظما بہاری, جو لوگ وہاں موجود تھے اور دیگر ان کے MNAs تھے, پہلے تو سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ وہ وہاں کیا کر رہے تھے. کھلی قانون کی اور الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی چل رہی تھی. میں جس نے عہدہ چھوڑا, ایک میرے پاس حکومتی عہدہ تھا, صرف اس لیے کہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی پاسداری کرنا چاہتا تھا, قانون کی پاسداری کرنا چاہتے تھے. ان لوگوں نے تو قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں وہاں. 20 پریزائڈنگ آفیسرز, پھر میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, کسی ایک نے یہ نہیں کہا ان کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے, کسی ایک نے یہ نہیں کہا وہ اغوا ہوئے ہیں. وہی سرکاری نتائج لے کے آتے ہیں جو الیکشن کمیشن کی ٹیم ہے. اب یہ کل جو سماعت ہونے جا رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, دیکھیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, نون لیگ یہ کہہ رہی ہے ہمارے یہ ہیں فارم 45, اس کے مطابق ہم جیت گئے ہیں جی 2,000 ووٹوں سے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جی یہ ہیں ہمارے, ہم جیت گئے ہیں 7,827 ووٹوں سے. اب یہ کل الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ نون لیگ صحیح کہہ رہی ہے یا پی ٹی آئی صحیح کہہ رہی ہے یا دونوں ہی فارغ ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں ران تنویر کی طرف جاؤں, آج بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں, کچھ ٹیبلز سامنے آئے ہیں جس کے مطابق جب تک وہ 20 پولنگ سٹیشنز کے نتائج آئے نہیں تھے اس وقت ووٹ کے کاسٹ ہونے کی شرح 45% تھی, اور جب وہ غائب ہوئے 20 پریزائڈنگ آفیسرز اور 13 گھنٹے بعد دوبارہ نمودار ہوئے تو جو ووٹ ڈالنے کی شرح ہے وہ 66% پہ جمپ کر گئی تھی ایک دم سے. تو یہ کیا ہوا؟ 65 اس کی تقریباً ایوریج آئی ہے, 26% بھی ہے, 40% بھی ہے, 55% بھی ہے. نہیں, ان 20 پولنگ
पोलिंग स्टेशन उन 20 पोलिंग स्टेशन के जो 5-6 पोलिंग स्टेशन का ज्यादा टर्न आउट की वजह है, एक तो खुद अली असद मली जो हमारे कैंडिडेट हैं, उनका गांव था, उनका भाई इलाका था, लोग निकले वो जो 20 कैंडिडेट को- पोलिंग स्टेशन जी जी। उसके बाद PMLN-Q के मिनिस्टर हैं सिटिंग, उसी हल्के से, उसी एरिया से, उनका इन्फ्लुएंस है। 3 ऐसे आजाद तो जो उम्मीदवार, टर्नआउट है वो आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मकसद मैं ये समझ, तो इसलिए लोग बाहर निकले होंगे। अब मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि जो सब पे नहीं यानी है, कि 340 337 पोलिंग स्टेशंस में कोई 30-32% टर्नआउट। लेकिन मैं आपको उन्हीं 20 पोलिंग स्टेशन, मैं आपको उन्हीं 337 या 40 पोलिंग स्टेशन में ऐसे पोलिंग स्टेशन दिखा सकता हूं जिसमें 70% पोलिंग हुई है। बिल्कुल, आप नोट डाउन करवाएं। तो 60 भी हुई है, 65 भी हुई है। ये तो अच्छा। एवरेज आप 45 कह रही है ना। आप 370 पोलिंग स्टेशन का मंगवाएं रिजल्ट, दिखाएं कौम को, उसमें ऐसे आपके पोलिंग पास स्टेशन अभी है? हैं। अभी हैं कुछ? मैं अभी देख लेता हूं, हम दिखा भी देंगे कौम को। ये कहना कि किसी बाकियों में किसी एक पे 60% नहीं हुई, ये भी दुरुस्त नहीं है। ओके, ठीक। बहुत सारे बीच में ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां 50+, 60+ पोलिंग हुई है। रान तनवीर साहब, अब आपकी तरफ से आऊंगी। आपने तसल्ली से उस्मान डार साहब को सुना, वो मुसलसल और बड़े संगीन इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने धांधली करवाई है, कोई गायब नहीं हुए थे 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। जो टर्नआउट है वो आपके जहां से जीते हैं वहां पर भी बहुत से पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट 70-80% रहा है। नहीं गरीदा, उस्मान डार साहब इंक्लूडिंग उस्मान डार से ये सारे शोर मचाने के बड़े मास्टर हैं। ये इलेक्शन बड़ा क्लियर कट जो है उसमें धांधली का है। इनका कोई जो 2018 में धांधली का हम शोर मचाते थे ना, 2018 में हुई है, वो एक अदारे की तरफ भी उंगली उठती थी। मैं समझता हूँ एक्लिप्स हो गया है, वो पीछे चला गया है। इन्होंने इस किस्म की धांधली, बेहुदा किस्म की, बूंदी किस्म की धांधली की है कि प्रिजाइडिंग अफसर ही हुआ कर लिए। मेरे बिल्कुल जो असद मली साहब हैं, उनका जो घर है मेरे बिल्कुल हल्के के साथ है, जहाँ नारंग मंडी, इनको पता होगा उस्मान साहब को। तो वहां पे मेरे अपने बंदे को, वो सोशली हमारे साथ ज्यादा उनका कांटेक्ट है, वो लिंक है हमारे साथ सोशली, कल्चरली भी, क्योंकि किला कॉलर और सराउंडिंग जो 2-3-4 यूनियन काउंसिल है वो हमारे पास ही आते जाते हैं। ठीक है, क्यों डस्का उनको कोई जियोग्राफिकली ऐसा ही है। ठीक है। वहां पे मैं गया हूँ एक दिन, और मैंने लोगों, क्योंकि काफी मेरे इलाके की रिश्तेदारियां उधर हैं और काफी लोग सेटल वहाँ किला कॉलर में हुए हैं, मेरे अपने जो गांव उनके करीब हैं वहाँ के लोग, क्योंकि मंडी है वहाँ, कस्बा है, तो वहाँ जाके उनके घर भी लिए हुए हैं। बल्कि 1-2 बंदे तो ऐसे हैं जो हमारे पास काम करते रहे हैं मेरे पास, वहाँ वो भी जाके सेटल हुए हुए हैं। तो वहाँ मैंने उनसे कहा कि यार वोट शोट हमें दें, तो क्योंकि उसका घर था, उधर से अप्रीहेंशन थी कि वो जीत जाएंगे, तो हमने काफी कोशिश की। तो वहां से उन्होंने मुझे फोन किए, अच्छा, हर गांव से, कि ये रिजल्ट आया है, और सिवाय एक पोलिंग स्टेशन के वो 2-3 यूनियन काउंसिलों से सब में हम जीते थे। बल्कि एक गांव से वो कहता था कि 30 वोट निकले हैं उनके, बाकी सारे हमारे निकले हैं। हाँ। तो ये मुझे वो साथ साथ फोन पे बताते रहे, क्योंकि उनकी मैंने ड्यूटी लगाई थी, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, और वो अपना जिस तरह होता है कि जी ये फाइनल रिजल्ट हमारा है, मुबारक हो आपको। जब बाद में पता चला कि ये जो हरकत हुई है, कि वो बाकी जो कहते हैं कि उसके यार परसेंटेज देख लें बाकी भी, और इनकी परसेंटेज भी देख लें, जिमनी इलेक्शन में कभी भी टर्नआउट उस तरह नहीं होता जिस तरह ये बात कर रहे उस्मान हैं। डार साहब कह रहे हैं ना कि जिन हलकों से, जिन पोलिंग स्टेशन से आप जीते हैं वहां पर भी बहुत से पीएस पे जो है 70-80% टर्नआउट है। वो बता भी देंगे, दिखा भी देंगे, सामने ले भी आएंगे। कोई ऐसी बात नहीं, इनको समझ आ जाएगी कि कौन से हैं और किधर है। इनके गांव से, वो अपने गांव से भी आ रहे हैं, जो असद मली साहब हैं, ये जिसकी बात कर रहे हैं कि जी वहाँ उनके बड़ा टर्नआउट हुआ है या बहुत ही वो जीते हैं। तो मैं तो आपको बिल्कुल वो बात कर रहा हूँ, इन्होंने ये काम जो किया है इस अंदाज से किया है कि जो इनकी, अगर मैं बिल्कुल उस्मान साहब से मैं कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल, इनको मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकल बात, कि अगर ये हार अपनी मान जाते इधर, इनको शायद पॉलिटिकली लॉस इतना ना होता, क्योंकि हमारी सीट थी, वो कहते ठीक है जी जीत गए, हमारे वोट इंक्रीज हुए हैं, उनके कम हुए हैं, लेकिन जीत गए। इतना पॉलिटिकल इनको डैमेज ना होता, लॉस ना होता जितना इस वक्त इनको हुआ है। मैं आपको यकीन से नहीं, आप लोग भी तो इनके नौशहरा के हल्के में जीते हैं, वहां पर ये लोग भी धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। वो ये भी कह सकते थे कि जी हमारी सीट थी, आप लोग शिकस्त तस्लीम कर लेते। नहीं, देखे मैं आपसे इत्फाक करता हूं, लेकिन उसमें नौशहरा की सीट पे क्या हुआ है, नौशहरा की सीट पे पहले इन्होंने ये स्टांस लिया
कि पीटीआई वर्सेस पीटीआई था, नून वगैरह नहीं जीती हमसे हमसे तो पीटीआई जीत गई है। हाँ। अब ये जो बात दूसरी कर रहे हैं, फिर इन्होंने कहा जी उसको मिनिस्टर को भी इन्होंने रिमूव कर दिया, आपके सामने एविडेंस है लियाकत खटक को। अब ये कहते हैं वहां धांधली हो गई है, लेकिन कोई लियाकत खटक है या जो भी है, वो जो इरिगेशन का मिनिस्टर था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नौशहरा की बात करते हैं वहां पे अब ये कहते हैं 6000 के इन्होंने वोटों से गड़बड़ की है। भाई गवर्नमेंट आपकी है, फेडरल गवर्नमेंट आपकी है, प्रोविंशियल आपकी है। जो स्टाफ की ये बात कर रहे हैं, प्रिजाइडिंग अफसर या तो स्कूल टीचर है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, वो किस तरह ये कहते हैं मेरे सामने आके कह दे, कोई भी नहीं कहेगा इनके सामने, क्योंकि नौकरियों का खतरा होता है। बिल्कुल वो मुझे पता है सारे सिस्टम का। अब वो नौशहरा की बात है, 6000 हम तो उधर जीते हैं कोई 15000 से या कितने वोटों से। बिल्कुल राइट। तो ये अपना स्टांस से क्लियर करे ना, पहले 6000 उसमें निकाल भी दे तो फिर भी हम जीते। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक सवाल, वहां पे एक सवाल करना है उस्मान डार साहब से। उस्मान डार साहब, मैं आपको सुन रही थी मुसलसल, आप चूंकि उस वक्त टेलीविजन पे भी थे, NA-75 चल रहा था, रिजल्ट्स आ रहे थे। इन द मीन टाइम नौशहरा का रिजल्ट आया, तो आपने सबसे पहले कहा कि नौशहरा में शिकस्त को हम तस्लीम करते हैं। आप एक टीवी चैनल से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उस वक्त आपने फौरन एडमिट किया कि नौशहरा में शिकस्त को तस्लीम करते हैं। तो अब धांधली कहां से आ गई? देखिए, ये तो वहाँ की जो हमारी लोकल लीडरशिप है, उन्होंने कुछ चीजें उनके सामने ऐसे एविडेंस आए हैं आज, जिसकी बुनियाद पे वो चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन से रुजू करें और उनका जो भी उनका एक स्टांस है वो सुना जाए। मकसद ये है कि अगर कुछ चीजें ऐसे सामने आ गई, आज ये क्या कहते हैं, आज PMLN वाले भी तो यही कह रहे हैं डस्का को लेके जी, कि ये हमारे पास फॉर्म 45 है और वो दूसरे फॉर्म 45 हम नहीं मान रहे हैं। इसी चीज को ये लेके आगे आ रहे हैं ना, उनके पास कुछ ऐसी चीजें आई हैं तो वो सामने ला रहे हैं। अगर जब मैंने बयान दिया था तब तो सारी चीजें क्लियर थी, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, चले वो तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा नौशहरा का या वजीराबाद का। देखिए, मुझे अगर आप पूछें इवन डस्का का, पंजाब के दोनों बाई इलेक्शंस पे मैं तो मुतमिन हूँ, इसलिए कि ये दोनों रवायती इनकी सीटें हैं। राणा साहब से पूछे, ये डस्के की सीट 30 साल से जीतते आ रहे हैं। वजीराबाद में भी यही था, पूरा गुजरावाला डिवीजन 2018 के इलेक्शन में इन्होंने क्लीन स्वीप किया। तो क्या 2018 में इन्होंने धांधली की पूरे डिवीजन में? पहले तो इनसे ये पूछे, सारी सीटें तो ये जीते हुए हैं। और अपनी जीती हुई सीट, ये सीट जीते थे 33,000 वोट के मार्जिन से वजीराबाद की। इनके 60,000 वोट थे, हमारे 27,000 वोट थे 2018 में। अब हमने लिए 48,000 और इन्होंने लिए 53,000। लेकिन एक बड़ी काबिल बात है, आपके साथ आजाद उम्मीदवार भी शामिल हुए हैं, आपको काफली का वोट भी पड़ा है। उस वक्त ये सब अलग अलग कैंडिडेट्स। तो मैं यही कहने लगूं ना, ये PMLN प्लस PDM थी। PDM हमारी फेवरेट, मौलाना साहब, बिलावल, ये सारा एक चूचू का मुरब्बा भी एक तरफ इकट्ठा था। डस्का में भी PMLN प्लस PDM इलेक्शन था, वजीराबाद में भी हमारा PMLN प्लस PDM इलेक्शन था। सोचना ही नहीं चाहिए, 60,000 से 53,000 पे इनके वोट आए हैं। नहीं, सोचना तो आपको चाहिए। मैं सईद गनी साहब की तरफ जाऊंगी। सोचना आपको चाहिए कि नौशहरा से आप हारे, खैबर पख्तूनख्वा ज़िमनी इलेक्शन हारे, पंजाब से हारे, सिंध से हारे, और आपने सारी सियासी जमातों के साथ हंगामा आराई। सईद गनी साहब से सवाल कर लूं? मैं जो बोलने लगूं फिर वो भी ऐड कर लें। देखिए, मैं हार जीत अपनी जगह मौजूद है, उससे क्या होगा, पार्लियामेंट में एक स्ट्रेंथ आ जाएगी। एक सीट जीत के ना, मैंने की MP की या असेंबली में, सूबाई में। असल चीज मैटर करती है आपका बैंक वोट। मैं समझता हूँ वजीराबाद में हमारा बैंक वोट 27,000 से 48,000 पे गया। सिंध में क्या हुआ? सिंध में कराची में 14,000 से 4,000 पे आया। नीचे आया होगा ना, कराची में नहीं। सिंध के तीनों ज़िमनी इलेक्शन पे आपका वोट बैंक नीचे आया। सईद गनी साहब, और आप लोगों ने वहां पे हलीम आदिल शेख के मामले पे IG सिंध तब्दील करने जा रहे हैं आप, एक ज़िमनी इलेक्शन के मामले पे। सईद गनी साहब, ये हलीम आदिल शेख के साथ क्या हुआ है? क्या वाकई उन पे तशद्दुद हुआ है? उनके कमरे में सांप कैसे आ गया? क्योंकि आपके कंडक्ट पे, आपसे मुराद सिंध हुकूमत के कंडक्ट पे वफाकी हुकूमत बहुत शदीद तैश में है, और अब IG सिंध की तब्दीली हो रही है। सईद गनी साहब, देखिए, मैं आपको सिर्फ एक अर्ज कर दूं कि जो बैकग्राउंड है वो ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट मदीर में जो जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे थे, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ, और वो हजारों एकड़ जमीन पे हुआ, जिसमें इत्तेफाक से 2 फार्म हाउसेज ऐसे निकल आए जिनका ताल्लुक हलीम आदिल शेख साहब से निकला। उन्होंने कहा जी ये वर्षा ज्यादती हो रही है। और मैं आपको ये कहता हूँ, आप किसी से भी हलीम आदिल शेख से मौका मिले, एक सवाल कीजिएगा सिर्फ कि जिन जमीनों पे फार्म हाउसेज बने हुए हैं, क्या ये 99 साल लीज पर है या 30 साल लीज पर है? ठीक। अगर ये 99 साल लीज पर है तो हमने बड़ा जुल्म किया है, बहुत गलत काम किया है। लेकिन अगर ये 30 साल लीज पर है तो 30 साल लीज वाली जमीन पे फार्म हाउसेज नहीं बन सकते। ठीक, ये सिर्फ उससे कभी पूछ लीजिएगा। तो ये गैर कानूनी थे, वो एक ऑपरेशन और बहुत ज्यादा जगहों पर। आप रिलीज करेंगे हलीम आदिल शेख को तो उनसे हम सवाल करेंगे ना? मेरी सुन लीजिए,
ठीक है जी, वो उन्होंने उस मौके पर भी हलीम आदिल खुद अपने साथ कुछ एमएनएस के साथ, जो इनको पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई थी उसके साथ वहां पहुंचे, उन्होंने हमला किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग काम कर रहे थे उन पे, जो मशीनरी थी उनके शीशे तोड़े, पथराव किया, वो किया, उस पर एफआईआर कटी। ठीक। उसके बाद इन्होंने सुपर हाईवे पर जाके धरना दे दिया और कई घंटे तक वो सड़कें बंद रही, वहाँ जो सारा वो भी टीवी चैनल दिखाते रहे, ये इंक्रोचमेंट की ड्राइव के खिलाफ जो वो टीवी चैनल दिखाते रहे, बिल्कुल उस पर एफआईआर हुई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर हमने ही कुछ करना होता तो हम पुलिस को सब भी कह सकते थे कि ये एफआईआर आपने कर ली, उनको पकड़े, हमने कुछ भी नहीं कहा। एफआईआर कटी, आराम से चलते रहे, अपना काम करते रहे, कुछ नहीं हुआ। जब ये मलीर का बाई इलेक्शन था, उस इलेक्शन में भी अभी कोड ऑफ कंडक्ट का जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले उस्मान डार साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसमें ना वजीर, ना मुशीर, ना एमएनए, ना एमपीए, ना सेनेटर उस इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बन सकता है। ये इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें मुझे एतराज है, लेकिन बहरहाल है कि वो नहीं जा सकते हैं। ठीक है। इलेक्शन की मुहिम के दौरान भी ना सिर्फ हलीम आदिल शेख बल्कि इनके बहुत सारे एमपीज एमएनए वहां जाते रहे, कंपेन करते रहे। हमने एक शिकायत इलेक्शन कमीशन को नहीं की कि ये एमएनए एमपीज ये क्यों आ रहे हैं। हम समझते हैं ठीक है, काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी का करते रहे। जबकि दूसरी तरफ मैं कराची का प्रेसिडेंट हूँ पीपल्स पार्टी का, मेरी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन मैं वहां उस तरफ पूरे उस इलाके में नहीं गया उस हल्के में। हलीम आदिल शेख साहब ने इलेक्शन के दिन भी क्या किया कि सुबह वो 8 बजे को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शायद, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि ये आज मुझ पर हमला भी हो सकता है। सुबह 8 बजे बता रहे हैं कि मुझ पर हमला हो सकता है। उसके बाद मुसल्लह लोगों के साथ वो पोलिंग स्टेशनों में घुसते रहे, अंदर बदतमीजी करते रहे, पोलिंग के अमले के साथ, पुलिस के साथ। ये भी सब कुछ आपके टीवी चैनल ने दिखाया। इनकी वीडियोस, इनकी तस्वीर, जदीद असले के साथ लोग थे, वो भी कर रहे थे। इलेक्शन के दिन अगर किसी शख्स के पास लाइसेंस्ड वेपन भी है तब भी वो उसकी नुमाइश नहीं कर सकता, उस पर पाबंदी होती है। सईद हनी साहब, मुझे माजरत दीजिएगा और इंटरप्ट करने की इजाजत दीजिएगा। एक तो छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है और ये जो सारी बातें आप बता रहे हैं ये तो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये तो मीडिया ने सब दिखा भी दिया। पर जो सवाल मेरा था कि हलीम आदिल शेख पे तशद्दुद, उनके कमरे में सांप छोड़ा जाना और मामलात इतने बिगड़ गए हैं कि अब विफाक आईजी सिंध की तब्दीली के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। सईद हनी साहब, अगर आप इजाजत दें तो एक ब्रेक के बाद ये तफसील से जवाब आपसे लूंगी। जैसे कि शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आके सईद हनी साहब से मुकम्मल जवाब। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सईद हनी साहब, मेरे सवाल का जवाब। मैं आपको ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि ये तासुब दिया जा रहा है कि हमने कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई की है, उस तासुब को खत्म करें, और ये गलत बात है। ठीक है। हलीम आदिल शेख साहब को आप भी थोड़ा बहुत जानती होंगी, लेकिन सूबा सिंध में जितने लोग, और खासतौर पर जब से ये पीटीआई के एमपी बने तब से पूरे मुल्क में जो लोग हैं वो जानते हैं कि वो इस किस्म की हरकतें करके मीडिया अटेंशन के लिए कोशिश करते रहते हैं। हलीम आदिल शेख पे तशद्दुद नहीं हुआ। मेरी बात सुने ना, मैं आपको बताता हूँ ना, जरा मेरी बात सुन लें। हलीम आदिल शेख पूरे सूबे में जमीनों पर कब्जे करने के हवाले से मारूफ है। अच्छा। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अलग बात है इमरान खान साहब के चहीते हो गए हैं, उन्होंने उनको फिरदौस अमीन नकवी जैसे पढ़े लिखे पुराने पीटीआई के आदमी को हटा के इनको बना दिया, उनकी मर्जी है, उनका हक है। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब की शोहरत कोई अच्छी नहीं है, नंबर वन। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई शख्स इलेक्शन के दिन कानून को तोड़े, फायरिंग्स करें, वो मुसल्लह अफराद के साथ उसकी वीडियोस मौजूद हो, फायरिंग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा हो, तो उस पर अगर एफआईआर कट जाए, अगर उस पर गिरफ्तारी हो जाए तो कहा जाए कि जी इंतकामी कार्रवाई है। आपके चैनल अगर किसी को शादी में एक हवाई फायर करते हुए दिखा दें कि जनाब ये हवाई फायरिंग कर रहा है शादी में, तो फिर सारा सईद हनी साहब, वहां पर तो डेफिनेटली कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए और ले भी रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या हलीम आदिल शेख पे तशद्दुद हुआ कि नहीं? मैं इसी का जवाब लेना चाह रही हूँ आपसे। नहीं हुआ, देखिए नहीं हुआ, नहीं हुआ। और उनके कमरे में सांप फिर कैसे छोड़ा गया? गरीबा मेरी सुने ना, अगर हमने तशद्दुद करना ही होता तो ये थाने में जहाँ रखे गए थे, जहाँ हवालाते तो नहीं थे ना, इनको कमरे में रखा गया, इनके नौकर चाकर, इनकी फैमिली, इनके तमाम दोस्त अहबाब, इनके एमएनएज, इनके एमपीएज, इनके फुजरा जब चाहते थे, जिस वक्त चाहते थे, देर के लिए चाहते थे, उनके सब जगह मिलते थे, बैठे रहते थे। ठीक। अगर सख्ती करनी होती तो हम ये करते। अब सांप छोड़ने वाले कोई मतलब अजीब सी, कोई पता नहीं किस जमाने की बात कर रहे हैं कि हमें मारना था, हमने सांप छोड़ दिया। इस बात की तहकीकात हो रही है और मुझे तो सच्ची बात है, जितना मैं जानता हूँ, मुझे अंदाजा है कि ये ड्रामा भी खुद किया होगा इन्होंने, उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे, उसमें तहकीकात उसकी हो रही है। अच्छा, लेकिन अब आईजी सिंह की तब्दीली तक बात आ गई है, छोटा मोटा मामला नहीं रहा है। हलीम आदिल शेख साहब जैसे आदमी के लिए जिन्होंने जुर्म किया और कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई हुई, अगर उस बुनियाद पर आप डराएंगे आईजी को या चीफ सेक्रेटरी को कि हम आपको हटा देंगे, और कैप्टन सफदर वाला वाकया आपको याद है? जी। हलीम आदिल शेख
अली ज़ेरी गवर्नर सिंध जी इन्होंने थ्रेट किया, आईजी को भी थ्रेट किया, चीफ सेक्रेटरी को भी थ्रेट किया कि तुम अगर एफआईआर नहीं काटोगे तो हम तुम्हें पता नहीं इस्लामाबाद बुला लेंगे और तुम्हारी नौकरियां चली जाएंगी, और देखते तुम कैसे नहीं काटते हो, देखते तुम गिरफ्तार कैसे नहीं करते हो। ये इनका एटीट्यूड, यानी कि आप आईजी सिंध को तब्दील नहीं होने देंगे इस मामले पे? देखिए, इस तरह से अगर आप आईजी इसको तब्दील करेंगे कि उसने एक क्रिमिनल के खिलाफ, एक मुजरिम के खिलाफ, एक जुर्म करने वाले के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की, तो आईजी को हटा दो सिर्फ इसलिए कि उसका ताल्लुक पीटीआई से, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी जाती है। आप पंजाब में जब चाहते हैं आईजी बदल देते, किसी को वजह बता देंगे क्यों हटाया आपने। हाँ। हमारे यहाँ सिर्फ इस बुनियाद पे हटा देंगे कि पीटीआई के लोग उससे खुश नहीं है, गवर्नर साहब खुश नहीं है, उनके विभागीय वज़रा खुश नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इदारों को आजादी से काम करने देना चाहिए। हाँ, ये बताइए कि कहाँ पर पुलिस ने गैर कानूनी काम किया, कहाँ पर पुलिस ने एफआईआर गलत काटी। उस्मान डार साहब से सवाल जवाब लेते हैं ना इसका, उस्मान डार साहब जवाब दें। आप एक जरा सी बात पे आईजी तब्दील कर देंगे? देखिए, कोई भी आईजी हो, अगर वो किसी भी सियासी जमात के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करेगा, उसे हटना ही चाहिए। आईजी कानून अपना रास्ता ले रहा है। कानून ये बताए ना जरा, सईद गनी साहब छोड़े फिलहाल, ये जो हमारे हलीम आदिल शेख साहब हैं, सिंध के अंदर आए रोज दंदनाते फिरते हैं, गनें चल रही हैं, फायरिंग्स हो रही हैं, इलेक्शंस में भी हुई हैं, क्या उनके साथ क्या हुआ है? कितनी एफआईआर काटी हैं, कितने मुजरम इन्होंने अंदर दिए हैं? असल बुनियादी बात यह है कि ये हलीम आदिल शेख की आवाज बंद करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, चूंकि वो एक मुतहर्रक कारकुन है। आए रोज वो इनकी करप्शन, नलायकी, नहली, नेग्लिजेंस और गवर्नेंस के इश्यूज उठाते हैं मीडिया पे। इससे खौफजदा होकर इन्होंने उसको पकड़ लिया है, और पकड़ के जो कर रहे हैं, कभी सांप छोड़ रहे हैं, जो हो रहा है, ये तो जब वो बाहर निकलेंगे तो फिर वो आपके और मीडिया कर कौम के सामने रखेंगे इन्होंने क्या क्या किया उसकी आवाज दबाने के लिए। लेकिन इस तरह से आवाजें नहीं दबाई जा सकती। देखिए, इस तरह की आवाजें नहीं दबाई जा सकती। लाइसेंस उनके पास अगर गन्ने थी तो जी ये कह देना जी वो नहीं लेके आ रहे। ये राना तनवीर आपके प्रोग्राम में खुद एडमिट इन्होंने किया जी कि मैं अली असगर अली के हल्के में जाता रहा हूं। ये कैसे जा सकते हैं? ये एमएनए है। इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है ये आ नहीं सकते। राना सनाउल्लाह जत्थों के साथ पूरे मसल्ला अफराद लेकर शेखुपुरा फैसलाबाद से वहां आ जाते हैं। उनको जब लेने जाती है वजीराबाद पुलिस तो जी ये सारे आ जाते हैं सामने, जी राना सनाउल्लाह को नहीं गिरफ्तार कर सकते। ये फिर ये इनका दोहरा मेयार क्यों है अपोजिशन का? राना सनाउल्लाह के मामले में फिर ये क्यों एक पॉलिटिकल एजेंडा लेके सामने आ जाते हैं? जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होने लगी है राना सनाउल्लाह के साथ। राना सनाउल्लाह ने डस्का इलेक्शन के हालात खराब किए। आप अपने रिपोर्टर से पूछें, जुमे की नमाज से पहले सब ठीक चल रहा था डस्का इलेक्शन सियालकोट में। आते सारी राना साहब और इनके दहशतगर्दों ने, वो तो पुलिस लगी है। देखने वाली बात यह कि पुलिस आपकी इन्वेस्टिगेट करवाएं, जो जिम्मेदार है पकड़ के अंदर करें। होगी, इन सब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कब तक होगी? कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। एक तो पकड़ा गया है, 2 भागे हुए हैं। मैं अभी आपको भेजता हूं ना पिक्चर, जब मरियम नवाज साहिबा ही आकर कातलों की सरपरस्ती करेंगी, स्टेज पे खड़े करके सियासी हमदर्दी लेने के लिए बयान दिलवाएंगी। जिशान भट्ट को खुद जुवेद भट्ट उसके चचा ने शहीद किया, गोलियां मारी, और फिर ये लोग बयान दिलवाते हैं इसलिए कि हम लोगों की हमदर्दियां हासिल कर सकें। मैंने मरियम नवाज साहिबा को राना साहब चैलेंज किया था, और राना साहब को भी चले मैं कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में। अगर इनमें अखलाकी जुर्रत है तो ये गोविंद के गांव आए, पूरे गांव में आए, गांव के लोगों के सेंटीमेंट से इन्हें पता चल जाएगा जब इनका गिराव करेंगे कि वो कत्ल और वो शहादतें किन की वजह से हुई हैं। इनकी वजह से या हमारी वजह से? मैं खुद कैंडिडेट अली असगर अली के साथ हजारों लोगों में जाकर जनाजा पढ़ के आया हूं, क्योंकि हम इस वारदात में नहीं है। इन लोगों ने खूनी सियासत का आगाज किया। हकान अब्बासी साहब का कौम को सुनाए साबिक वजीर आजम का बयान, अगला इलेक्शन जब भी होगा तो वो जत्थों से और गन्नों से और गोलियों से होगा। जब मरियम नवाज साहिबा आके डस्के में ये कहेंगी कि यहां इलेक्शन नहीं, जंग जंग एंड जंग, वो ये जंग पीएमएलएन ने शहादतों की शक्ल में लड़ी है और हमारे ऊपर डाल रहे हैं जी हमने गन्ने चलाई हैं। इन नून की धज्जियां तो इन्होंने उड़ाई हैं। राना साहब से पूछे आ रहे हैं कल, लेकिन मैं जाता हूं वहां आ जाए। सिंध में हलीम आदिल शेख क्या करते रहे? क्या उनके पास असलहा नहीं था? देखिए ये तो क्या उनके पास मुसल्लह मैं ये बता दूं, ये उसकी आवाज नहीं दबा सकते। जिस दिन हलीम आदिल शेख बाहर निकलेगा फिर इनकी करप्शन की निशानदेही करेगा, इनकी गवर्नेंस की निशानदेही करेगा। जहां जहां ये लोग लूटमार कर रहे हैं सिंध में वो करेगा। जो एतराज आप नून लीग पे डस्का में या पंजाब में कर रहे हैं, वही काम आपके एमपीएस वगैरह आपके बंदे सिंध में कर रहे हैं। वहां पे आप कहते हैं कि आवाज नहीं दबाने देंगे। लेकिन मैंने आपके साथ देख लिया कि राना सना के मामले में ये क्या सियासत कर रहे हैं। फिर राना सना को भी अंदर डालने वाली बात थी। ये आगे सारे जी मीडिया पे राना सनाउल्लाह के साथ करने जा रहे हैं, मियां जुवेल लतीफ को ले, लेकिन लंबी फरिश्त है इन लोगों की।
میں سمجھتا ہوں کہ سعید غنی صاحب کو بھی اس حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. کون سے کہ ہم- حقائق کو؟ یہ جو علیم عادل شیخ کے معاملے میں سانپ چھوڑ رہے ہیں, کیا آپ یہ کہیں وہ گے کہہ کہ رہے ہیں نا کہ نہیں چھوڑا سانپ. تو کیا علیم عادل شیخ اپنی جیل میں رانا صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. علیم عادل شیخ اپنی پاکٹ میں سانپ ڈال کے جیل کے اندر لے گیا؟ جیل کی تو کسٹڈی ان کے پاس ہے. ہمارے متعلق کی پوچھے نا جیل کے اندر سانپ کیسے گیا؟ ادھر کی بات ہی کوئی نہیں ہے. رانا تنویر صاحب, سعید غنی صاحب آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں. دیکھیں- رانا صاحب جی ہاں, یہ جو عثمان بات کر رہے ہیں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں چیخ کے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ فیئر الیکشن, سارا الیکشن کرا دیں, ان کی زبان نہ ضبط ہو جائے نا ادھر. یہ اسجد ملی جس کا نام یہ لے رہے ہیں, اسجد ملی تو ممی ڈیڈی کبھی ادھر آئے, ہلکے میں گالیاں نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ وہ کیا کہتے ہیں, مہمان اداکار ہے. اب پریلیمنری آر او یقیناً کوئی یا تو سیشن جج ہے یا ایڈیشن سیشن جج ہے, مجھے نہیں پتا, عثمان کو پتا ہوگا. اس نے پریلیمنری انکوائری میں کہا ہے کہ یہ ٹیمپر ہوئے ہیں اور خدشہ ہے کہ اس کا رد و بدل کیا گیا ہے, کیونکہ ایک ہمارے پاس ہے 45 فارم جو اوریجنل ہے, اب بعد میں انہوں نے جا کے لکھوایا ہے اسے. اب وہ انکوائری انہوں نے کہا لیکن رانا صاحب ایک چھوٹا سا سوال کہ جتنی بھی تفتیش تحقیق ہو جائے, ٹھیک ہے, اگر دوبارہ 20 پولنگ سٹیشنز میں ہوتا ہے ری الیکشن یا نہیں ہوتا, اگر فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ جائے, ان کا کینڈیڈیٹ جیت جائے, تو آپ لوگ تسلیم کر لیں گے؟ نہیں, ہمیں جو انہوں نے ننگا ہونا تھا یہ تو ننگے ہو گئے ہیں, یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ یہ بے اصول اور یہ ایک لا قانون کی پاسداری, ان کے پاس یہ ہٹلر کے بھی باپ نکلے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ تو فاشسٹ اس وقت گورنمنٹ ہے, فاشسٹ پارٹی ہے, ہر جگہ اس کو انکریج کرتے ہیں. جو گنڈا ہے, جو بدماش ہے, جو قبضہ گروپ ہے, جس طرح حلیم شیخ کی بات ہو رہی ہے, کون نہیں جانتا حلیم شیخ کو؟ رانا ثناء اللہ کی بات کرتے ہیں, وہ رانا ثناء اللہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی مسلح جب لے کے گجرانوالہ میں گھوم رہے تھے. میری بات سنیں, اگر اس نے قبضہ کیا ہو, کوئی غلط کام کیا ہو, 10 اس کی انکوائریاں نیب نے کی ہے, 10 انکوائریاں انہوں نے خود ایف آئی اے کو دی ہوئی ہیں. اگر اس کا اسلحہ ثابت ہو جائے, فائرنگ تو ان کے موٹر سائیکلوں والے اسکواڈ بنایا ہوا تھا وہ کر رہے تھے. آپ کیا بات کر رہے ہیں عثمان؟ اس طرح بات نہیں ہوتی. جس طرح دنیا نے وہاں دیکھا ہے ڈسکے میں, دوبارہ الیکشن ہوگا, آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہوتا کہ آپ کس طرح حلقے میں جاتے ہیں. سعید غنی صاحب آپ کے 200 بندے کا جلسہ ہوتا تھا, ہمارے 10,000 بندے کا جلسہ ہوتا تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا قلعہ کالر میں اور ارد گرد. یہ تو بات ہی کوئی نہیں. اگر آئندہ الیکشن ہوا تو پھر بتائیں گے آپ کو. آپ جو کہتا ہے کہ وہاں جائیں, میں آؤں گا, میں پھر مجھے جو بھی الیکشن کمیشن کرنا ہے میں آؤں گا, پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کی زبان نہ ضبط ہوئی ہے ان علاقوں میں, تو میں دیکھ لوں گا. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں چیلنج کر رہا ہوں, چیلنج کر رہے ہیں رانا صاحب کہ وہ آئیں گے. سعید غنی صاحب کا بھی جواب لے لیں تاکہ دونوں کی تسلی سے آپ دونوں کو جواب دیں. جی رانا بات سنیں, یہ اسپیشل اسسٹنٹ چھوڑ کے پرائم منسٹر بن کے آ جائیں. ان کے وزیر نہیں پھرتے رہے, ان کے وزیر پھرتے رہے حلقے میں. مجھے پتا ہے یہ جو وزیر ان کا, میری بات سنیں, یہ کاف کا جو باؤ رضوان ہے, جی بلونگز ٹو قلعہ کالر والا باؤ رضوان, سن لیں, یہ سٹنگ منسٹر ہے پروونشل, وہ کاف لیگ سے تعلق رکھتا ہے. کاف لیگ نے اناؤنس کیا, وہ گھر گھر ووٹ مانگتا رہا اپنے گھر سے. رضوان, باؤ رضوان میٹنگیں کرتا رہا, سٹنگ منسٹر. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ جواب لیتے ہیں نا رانا صاحب, جواب لیتے ہیں عثمان ڈار صاحب سے. کر دیا, پھر اسپیشل اسسٹنٹ کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا. یہ تو ڈرامے باز ہیں یہ سارے کے سارے. اب عثمان ڈار صاحب سے جواب لے لیں, لیکن پہلے سعید غنی صاحب کا جواب بھی ڈیو ہے. اس کے یہ اپنے اندر سوچتے کہ یار ہمیں اپنی پالیسیوں پہ غور کرنا چاہیے, ہماری گورننس سے, ہماری اکنامک پالیسی سے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے جی, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, واپس آ کے ڈیبیٹ کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سعید غنی صاحب آپ کی بات بالکل بھی تسلیم نہیں کر رہے, نہ عثمان ڈار صاحب, اور ڈیفینیٹلی وفاقی حکومت بھی تسلیم نہیں کرے گی. اور ایک بار پھر سچویشن ہمیں بہت خراب ہوتے ہوئے جا رہی ہے. تو اس سارے معاملے کا حل کہاں پہ نکلے گا؟ حلیم عادل شیخ کے حوالے سے سندھ حکومت پہ الزامات بڑھتے جا رہے ہیں. آئی جی سندھ کی تبدیلی کے لیے جو ہمارے پاس خبریں ہیں کہ چند دنوں میں اس پہ پیش رفت شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ جو انہوں نے کرنا ہے کر کے دیکھ رہے ہیں, وہ تو پچھلے 2.5-3 سال سے ہمارے خلاف کر ہی رہے ہیں نا, تو یہ اور ایفرٹ کر کے دیکھ لیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اگر کوئی جرم کریں, کوئی غیر قانونی کام کریں, تو قانون ان کے خلاف کارروائی نہ کرے. مجھے یہ بتا دے کہ حلیم عادل شیخ کے لوگوں نے فائرنگ کی کہ نہیں کی, جو آپ نے دیکھی, کیا وہ جائز ہے, الیکشن کے دن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, وہ آپ ان سے ذرا پتا کر لیجیے. اگر یہ اجازت ہے اس بات کی تو ٹھیک ہے, کرتے پھر ان کے لوگ. لیکن صرف نہیں, وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ آپ کے لوگ بھی ہمیشہ الیکشن میں کام کرتے رہے ہیں, آپ نے کتنی ایف آئی آر 4 انتخابات ہوئے اس وقت سندھ میں ضمنی 4.
मुझे कोई एक जगह बता दीजिए जहां पर पीपल्स पार्टी के लोगों पर, और मैं तो ये चैलेंज करता हूँ, मलिर का तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ उसके कराची में हुआ है, कोई एक पीपल्स पार्टी का बंदा ऐसा दिखा दीजिए पूरी इलेक्शन मुहिम में जिसके हाथ में वेपन हो, एक बंदा दिखा दे, एक बंदा। आपने तो इससे बड़ा काम डाला है, आप लोगों ने तो थरपारकर का पोलिंग स्टेशन ही ब्लास्ट कर दिया है, आग लगा दी है, रिकॉर्ड तक जला दिया है, और इससे ज्यादा आप लोग क्या करेंगे सईद गनी साहब? वो भी लगा दें हमारे ऊपर आग, हमने लगाई है वहाँ, हुकूमत आपकी, आग लगाने वाले हम हैं वहाँ। इन्होंने 10 मिनट बोला, मैंने कुछ नहीं बोला बीच में। नहीं, वो इन्होंने मुझे कहा है, मैंने कुछ नहीं बोला। रीजा ने मुझे कहा है बोले, तो मैं बोला हूँ। अच्छा, नहीं मैंने कहा आपने सही से जवाब दीजिएगा बाद में, मैंने ये कहा। सईद गनी साहब गरीदा जी, 4 इंतखाबात हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने 2018 में जितने वोट लिए थे 4 सीटों पर, हमने उससे ज्यादा वोट लिए, बहुत ज्यादा वोट लिए हैं। पीटीआई ने जितने वोट 18 में लिए थे, इस मतलब जिल्लत आमिर शिकस्त को 4 नशिस्तों पे हुई है, और पीटीआई अकेली नहीं थी। थरपारकर में पीटीआई भी थी, जीडीए भी थी, पता नहीं और कितनी जमातें इकट्ठे थे, 50,000 के मार्जिन का राणा साहब एंजॉय कर रहे हैं आपकी बात, और वहाँ 8,000 का मार्जिन था पहले 18 में, 50,000 जरमाया है। सांगड़ में पहले हम जीते थे कोई 17-18 हजार से, इस मतलब 42,000 से जीते हैं। ठीक। मलिर हम जीते थे 6,000 से, इस मतलब 19,000 से जीते हैं। जरा क्विकली जरा क्विकली, अगर जो बातें आप कर रहे हैं ना कि सिंध में हमने पता नहीं क्या किया, तो लोग इस तरह वोट हमें ना देते, पर आपको दे रहे होते ना। ठीक है, लोगों ने आपको पहचान लिया है कि ये फाशिस्ट है, ये करप्ट हैं, ये लैंड ग्रेबर्स हैं, इन्होंने सारे चोर चक्के इकट्ठे किए हुए हैं, और वो जब आते हैं लोग इस तरह जिल्लत आमिर शिकस्त को देते हैं। अच्छा ठीक है, सईद गनी साहब आपका जवाब आ गया। डॉक्टर साहब देखिए, मैं दो तीन चीजें मैं सामने रखना चाहूंगा। एक तो ये जो बार बार गोलियां चलाने की बात कर रही है, मैं आज भी अपने मौके पे डट के खड़ा हूँ। कोई भी PMLN का शख्स आ जाए गोंद के गांव में, मैं भी आ जाऊंगा, ये भी आ जाए, पता चल जाएगा किसने गोलियां चलाई। गाँव के लोग फैसला करेंगे, PTI वाले नहीं, गाँव के लोग, दोनों वहां से हैं जो शहीद हुए हैं। एक बात। दूसरा, देखें सिंध में हुकूमत है सईद गनी साहब की, हमारा बैंक वोट बढ़ गया है जी, हमारे यहाँ हमने गोलियां नहीं चलाई हैं जी, हम जीत गए, हम ऊपर जा रहे हैं। अगर वही पंजाब में अगर हम एक सीट वजीराबाद की हार जाते हैं, डस्के की जीत जाते हैं, और हमारा बैंक वोट वजीराबाद में जैसे मैं आपको कह रहा हूँ 21,000 बढ़ जाता है, और तकरीबन 50,000 के करीब डस्के में बढ़ जाता है, वहां PDM का अपोजिशन का क्या बयान है जी, धांधली हो गई है। यहाँ इन्होंने ये कर दिया है। सिंध का मैंडेट ठीक है कि PTI के वोट नीचे आ गए हैं, पंजाब में PTI का वोट ऊपर जा रहा है, उसको तस्लीम नहीं कर रहे। दोनों तरफ का मैंडेट इन्हें तस्लीम करना चाहिए ना, खाली एक सूबे की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ राणा साहब मुस्कुरा रहे हैं, राणा साहब चले, मैं एक और बात रखता हूँ, मैं राणा साहब के सामने आखिरी बात रखता हूँ। हाँ या ना में जवाब दे। 20 पोलिंग स्टेशन साइड पे रख दे, 340 पोलिंग स्टेशन पे ये तकरीबन 2,000 से जीत रहे हैं। अगर उसी रिजल्ट पे फैसला कर ले तो क्या इन्हें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि इनका 38,000 वोट की लीड कम हो गई है डस्का में। हमारी माशाल्लाह 50,000 बढ़ गए हैं, क्योंकि आपके साथ वोट ऊपर गया, आपके साथ बाकी पार्टी आजाद उम्मीदवार, तो ये पूरी PDM है, ये भी पूरी PDM है। इतनी धांधली से वोट डालेंगे तो यही होगा। ये तो टाइम मेरे पास खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, तैयारी करें, टाइम खत्म हो गया, 10 बज गए, टाइम खत्म हो गया। प्रोग्राम साथ साथ ऑनियर भी करना है। उस्मान डार साहब, राना तनवीर हुसैन साहब, सर्विसेज की हायर करनी है अपने इलेक्शन में। सईद गनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई विश कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा होता, बड़ी अच्छी डिबेट चल रही थी, बट दैट्स फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।